अस्सलाम गाइस, दिस इज़ अमरीन फिटनेस। वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की फ़ीमेल्स का, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बहुत तेज़ी से ये मसला बढ़ता जा रहा है और मेरे पास जितनी क्लाइंट्स आती हैं उनमें से 80% लेडीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और वो सर्वाइव कर रही हैं इससे। इसके अलावा इस पर हम ये बात करने वाले हैं कि क्यों इतनी तेज़ी से इसका रेशो बढ़ता जा रहा है, इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, इसे क्या क्योर है और प्रेगनेंसी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सदफ, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। ये डिटेल में हमसे इस टॉपिक पे अच्छे से बात कर सकती हैं कि ज़्यादा अवेयरनेस दे सकती हैं आपको कि ये क्यों होता है, क्यों इस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और क्या प्रेगनेंसी पे इसके असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदफ। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या वजह है इतनी तेज़ी से इसके रेशो के बढ़ने की, क्या वजूहत हैं? ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक तो कोई भी बीमारी हमें आजकल के एरा में पता चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अब डायग्नोसिस पॉसिबल है, पहले डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं था। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज प्रेफरेबली साउथ एशियन मीन्स इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यहाँ पे बहुत कॉमन है। 53% ख़वातीन को ये मसला है और उसके अलावा पूरी दुनिया में 10 to 26% ये मसला है। बढ़ गया इसलिए रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हमारे वालिदैन, हमारे बाप दादा जो थे वो साइकिल पे जाते थे, लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, हेल्दी फूड लेते थे, फ्रेश फूड लेते थे। अब तो सारे फास्ट फूड जस्ट एन ऑर्डर अवे। अच्छा, पहले तो सुनने में भी नहीं आता था कि हम ये सुनने में आ रहा हो कि PCOS है, या शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, या ये जानते ही नहीं थे कि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है। लेकिन अब शायद लाइफस्टाइल वाकई चेंज हो गया है और चेंजेस की वजह से ये शायद चिकन वगैरह का क्या इसमें इतना, मैं सुनती हूँ कि डॉक्टर ने मना कर दिया आप चिकन नहीं ले सकते, इसकी क्या इसके पीछे? देखिए, बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली चिकन दैट इज़ नॉट अलाउड। आपका जो पूरा लाइफ स्टाइल है ना, दैट हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल इंक्लूड्स फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ हाई आउटपुट एक्टिविटी 6 days a week, एंड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट में आपके पास यानी फ़ैट्स लिमिटेड हों, 50% कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हों और डेयरी हो। ऐसा नहीं करना कि कोई आजकल कीटो बहुत चल रहा है, बस फैट पे फैट ले रहे हैं, कोई एटकिन ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए। ये इस तरीका सही नहीं है। जो चिकन का मसला है वो भी साउथ एशिया में ही ज़्यादा है। ब्रॉयलर चिकन जिसको कहते हैं, ब्रॉयलर चिकन होती है जो सिर्फ मीट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। मीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी समझें आप 7 से 8 हफ्ते में वो चिकन इतनी बड़ी हो जाती है कि वो ज़बीहा की जा सकती है, वरना अगर आप उसको इंजेक्शंस ना लगाएं तो वो 14 से 15 हफ्ते में इस वज़न तक पहुंचती है। तो जल्दी प्रोडक्शन के लिए इंजेक्शंस लगते हैं। उसमें से कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो कि बॉडी के नॉर्मल हार्मोनल माइल्यू के साथ इंटरफेयर करते हैं और करते हैं। ये एक ख्याल है, लेकिन कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च मौजूद नहीं है। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया है चिकन लेने के लिए, और कुछ उन्हीं PCOS पेशेंट्स में से ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि ना आप एग ले सकते हैं ना आप चिकन ले सकते हैं। इसमें क्या फ़र्क है? ये वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, बेसिकली अब क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, हर डॉक्टर का ओपिनियन भी डिफरेंट होता है। इसके ऊपर अब आपके पास एक गाइडलाइन मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनली फॉलो हो रही हो। अगर एक गाइडलाइन मौजूद होती है हमारे पास तो मैक्सिमम डॉक्टर्स का उसके ऊपर फिर ओपिनियन आके बन जाता है कि भाई हमें इसी तरीके से इलाज करना है। लेकिन अब ये चिकन वाली बात के लिए कोई, एज आई सेड बिफोर, कि कोई एविडेंस बेस्ड रिसर्च नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं इस्टेब्लिश हुई। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने पेशेंट्स को ऐसे ही बताते हैं कि चिकन और रिलेटेड स्टफ़ अवॉइड करें, और जो लोग ये समझते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है वो कहते हैं आप भले लें या ना लें, बस अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, यानी एक्सरसाइज करें, डाइट करें। अच्छा, आपका जो BMI है, वेट है, वो अकॉर्डिंग टू हाइट आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास 15 ईयर्स ऑफ एज से लेके 45 ईयर्स ऑफ एज तक की ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है जो सफ़र कर रही हैं। अच्छा, इसमें से जो यंगस्टर हैं वो बताते हुए भी मतलब शर्म आती है उनको, या क्योंकि सोसाइटी है ऐसी है हमारी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती है कि अच्छा PCOS है तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगी तो आगे के मसले मसाइल, प्रेगनेंसी के मसले मसाइल, तो वो इस वजह से भी थोड़ी शाय हो रही होती है बताने के लिए भी। ओके डॉक्टर सदफ, ये बताएं कि बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स, उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते, मतलब काफ़ी 2-2, 3-3 महीने के गैप आ जाते हैं, तो उसको रेगुलर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप देखिए, पीरियड्स का रेगुलर ना होना तो इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ PCOS। पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो जनरली यही सबसे पहला सिम्टम होता है कि पेशेंट्स टर्न टू डॉक्टर्स के भाई पीरियड्स नहीं आ रहे। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि PCOS है। ऐसे सबसे पहले तो ऐसे आप अगेन के ना लोग अपने दिमाग में ये बात ना बैठाएं कि हर महीने पीरियड्स आना ज़रूरी है। PCOS के पेशेंट के लिए 12 हफ्ते में एक दफ़ा पीरियड्स आने चाहिए।
3 महीने में एक दफ़ा पीरियड्स आने चाहिए। सो द पेशेंट हैज़ टू मेक श्योर कि उसको 12 वीक्स में एक दफ़ा पीरियड्स आ गए। अगर 12 वीक्स से आगे बढ़ जाता है देन दे हैव टू टेक मेडिसिन फॉर विड्रॉल ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसलिए बहुत से लोग जो है वो फिर OCPs भी लेते रहते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। मगर हमारे यहाँ फिर सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि यंग गर्ल्स को OCPs दिया जाए। और कॉन्सेप्टिव पिल्स, OCPs इज ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स, कि हम वो दें उन्हें, जिनको आम ज़बान में चाबी वाली गोलियाँ भी कहते हैं। तो वो चाबी वाली गोलियाँ हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हम अपनी यंग बच्चियों को दें। तो उनके लिए फिर यही एक हल होता है कि आप 3 महीने तक पीरियड्स ना आएँ तो कोई मसला नहीं, 3 महीने अगर हो जाएँ तो फिर विड्रॉ करा लें, आके मेडिसिन ले लें। अच्छा, इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हैं या हार्मोन्स को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, ये भी बताएंगे हमें डॉक्टर साहबा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है। मैंने अपने पेशेंट्स में भी ऑब्जर्व किया है कि वो इस बात से शाय होना, और फिर ये पेरेंट्स का, स्पेशली बच्चियों के पेरेंट्स का कंसर्न कि डॉक्टर साहब शादी होगी तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। अरे आप ठीक है दिस इज़ अ मेजर कंसर्न कि प्रेगनेंसी कैसे होगी, लेकिन प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी ये आप अभी कह ही नहीं सकते। एक 18 साल की बच्ची में जिसकी शादी का आपने अगले 5 साल तक प्लान नहीं किया हुआ, इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस। उसका वेट देखें, उसकी लाइफस्टाइल देखें, शी इज़ मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये ज़्यादा उसकी ज़िंदगी को असर करेगा। तो एक हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है ना, प्लीज़ मैं आपके तवज्जुह से ये लोगों को बात पहुँचाऊँगी कि इस बबल में से निकलें और शादी के अलावा और इनफर्टिलिटी के अलावा हेल्थ को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और हेल्थ को फोकस करने के लिए फिर आपकी वही आती है डाइट एंड एक्सरसाइज, इट इज़ अबाउट लाइफ स्टाइल। हर औरत को, और जो PCOS के साथ है बच्ची और उसके पेरेंट्स स्पेशली व्हेन इट इज़ अ यंग गर्ल, और जब वो खुद एज 28-30 ईयर्स की एज में आ जाएंगी तो दे आर एनफ के उनको अपना खुद समझ में आए। उनको ये बात समझ लेनी है कि आपकी ये लाइफस्टाइल ताहयात चलेगी अनटिल यू आर अलाइव। ये आपको नहीं सोचना कि ये मेरा 1 साल का रेजिमेन है और उसके बाद जो है फिर मैं वापस वैसी हो जाऊंगी और मैं बिल्कुल सेट हो जाऊंगी, नहीं, ये कभी नहीं होगा। आप नाउ दिस इज़ योर लाइफ एंड यू हैव टू डील विद इट एंड यू हैव टू स्टे विद इट। सो अपने अंदर सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें कि उसको एक्सेप्ट करें। अब मुझे इससे फाइट करना है बेसिकली, अब इस केस मेरे साथ जुड़ गया, मुझे इसके साथ फाइट करना है, इसके साथ चलते रहना है। अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि एक तो वर्कआउट की तरफ आओ, मेडिसिन से हटो, मेडिसिन से हट के बेसिकली अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, वर्कआउट को प्रॉपर लाइफस्टाइल बनाओ। बहुत क्या इम्पैक्ट हो सकता है वर्कआउट का PCOS के क्योर? वर्कआउट का इम्पैक्ट तो ये होता है सबसे पहले कि PCOS का जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो होता है बेली फैट। बेली फैट की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं मैक्सिमम, और 30 मिनट्स ऑफ हाई आउटपुट वर्कआउट फॉर 6 डेज़ अ वीक टारगेट करता है आपके फ़ैट को रिड्यूस करने में। और ज़्यादातर लोगों के लिए जो डिफ़िकल्ट फ़ैट होता है वो बेली का फ़ैट होता है, ये आपको पता ही होगा, जैसे स्टबर्न फैट वहीं पर होता है। तो वो जाहिर सी बात है, जब आप एक कंटिन्यूस हाई आउटपुट वर्कआउट में रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ रहेगा, और जब आपका फ़ैट एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो हार्मोनल माइल्यू भी नॉर्मल रहेगा। इसी से नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी रेगुलर हो जाती हैं, इसी से जो चेहरे पे बाल निकल रहे होते हैं, एक्नी निकल रही होती है, वो भी सही हो जाती है, और इसी से इनफर्टिलिटी भी सही हो जाती है, स्ट्रेस रिडक्शन भी इसी से होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना पीना जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके जो है 50% डाइट में होने चाहिए। उस कार्बोहाइड्रेट में मतलब ये नहीं है कि भाई आपने 1 प्लेट चावल भर के खा लिया या इतनी सारी फ्रेंच फ्राइज़ खा ली। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रखें अपनी डाइट में, आटा लें, रोटी लें, थोड़ा चावल भी लें, बिल्कुल लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट लें, और बाकी जो है बिल्कुल आपका जो है 30% प्रोटीन, 5% फैट, और डेयरी, दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी रखें। लोग वो भी छोड़ देते हैं। इसका कहाँ तक प्रेगनेंसी पे क्या असरअंदाज है इसका? प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो PCOS की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रेग्नेंट होने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके जो है वो, अब हम लेमन टर्म में बोलते हैं कि एग्स जो होते हैं, और हमारी ज़बान में बोलते हैं ओवम, मैच्योर नहीं हो रहा होता, तो उस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। लेकिन इट इज़ वेरी ईजीली क्योरेबल provided that lifestyle is healthy, diet is healthy, exercise is regular and weight is within the normal BMI। और डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आता है ना, जैसे कि लोग कह रहे होते हैं कि शादी हो जाती है यानी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, जबकि नॉर्मल नहीं हो रहा होता, बैलेंस हो जाता है हार्मोन्स आपका। इस पर क्या है? शादी के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाने का ना एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारी सोसाइटी में। मैं आपको बता नहीं सकती लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद भी जो आपकी फिजियोलॉजी है वो वही रहती है जो शादी से पहले होती है। प्रेग्नेंट होने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेग्नेंट हो गए तो उसके बाद PCOS ख़त्म हो गया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पहले आपको साइकिल्स 2 महीने पे आ रही थी, मेंसेस अब हर महीने आने लगे,
तो परसेप्शन मिलता है कि भाई हर महीने मैसेज आ रहे हैं, PCOS ख़त्म हो गया। नहीं, अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं ना वो वैसे ही रहते हैं, और वो फिर आपकी साइकिल कभी भी लेटर ऑन इन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 35 to 40 ईयर्स पे आके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ से अपने आप को बचाना है। तो आपको PCOS के साथ अपना लाइफस्टाइल हमेशा अच्छा रखना है, हेल्दी। होप यू गाइस आज आपको बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली होंगी इस प्रोग्राम के थ्रू या इस टॉपिक के थ्रू। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद थी, डॉक्टर सदफ ने अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग PCOS दी हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो होगी हमारी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वर्कआउट पे, यानी वर्कआउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सदफ, बहुत सारी अच्छी नॉलेज आज मिली होगी हमारे व्यूवर्स को आपकी वजह से भी, जो PCOS से रिलेटेड क्वेश्चंस करती रही हैं मुझसे या चाहती थी कि इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पता लगे। और जहाँ तक डाइट का सवाल है कि डाइट क्या होनी चाहिए, वो भी आप थोड़ा सा इनको गाइड कर दें। डाइट जो है वो आपकी जिसको बैलेंस डाइट कहते हैं, आपकी एक प्लेट अगर आप इमेजिन करें सर्कुलर प्लेट, तो उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 25% आपके प्रोटीन्स होने चाहिए, और जो रेस्ट 25% है उसमें 10% फैट्स एंड 20% आपका डेयरी होना चाहिए। डेयरी इंक्लूड्स प्योर मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट। और फैट में जो है वो आपके ऑयल्स आ जाते हैं। 10% फैट मेक्स अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल पर डे, और 50% आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें आपको वीट आ गया, फ्लावर आ गया, राइस आ गया, और उसके अलावा जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं वो सब आ जाती हैं। ये चिकन, एग, ये सब प्रोटीन है, ऑफ कोर्स लेना है। हाँ, चिकन लेना है, एग बिल्कुल ले सकते हैं। आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट्स जो कहते हैं आप ले लें। हाँ, बिल्कुल आप सब चीज़ ले सकते हैं। पोर्शन वाइज डिवाइड करो अपने खाने को, वजह ऐसे कि हर चीज़ छोड़ दो कि मुझे ये नहीं खाना, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ सकता है बॉडी में। अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, स्पेशली यहाँ हमारे जो लेडीज़ हैं। ओके गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।